नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुलश्रेष्ठ, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। आज हम इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और इससे रिलेटेड जो फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी मैनेजमेंट करता है तो बेसिकली किस चीज़ को मैनेज करता है, वो प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है। इट इज़ द इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि जब हम प्रोसेसेस को रन करते हैं सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम में प्रोसेस होने से पहले मेमोरी के अंदर लोड होते हैं या प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो लोड होते हैं। एंड जो प्रोसेस उसमें करंटली रन नहीं हो रहे होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी से बाहर दिए जाते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, स्वैपिंग के द्वारा हम ऐसा कुछ करते हैं। अब मेन मेमोरी क्या करती है बेसिकली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेमोरी के अंदर लोड होता है। तो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम तो परमानेंटली रोज लोडेड रहेगा, लेकिन जो प्रोसेसेस इसके अलावा होंगे वो जब जब वो प्रोसेस रन होंगे तो वो भी वेरियस प्रोसेसेस हैं वो भी मेमोरी के अंदर लोड किए जाएंगे। मैं जब कभी भी यहाँ मेमोरी बोलूँगा, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन मेमोरी। To implement this multitasking and programming, memory allocation is done by the operating system by partitioning the main memory done by any of the two method. तो जब हमारे का एम क्या है इसका कि हम मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें या मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इट मीन्स हम साइमल्टेनियसली मोर देन वन प्रोसेसेस को रन कर पाएँ, ऐसा एनवायरनमेंट हमारे को सिस्टम में चाहिए। तो ऐसा करने के लिए इसको दो तरीके से मेमोरी का एलोकेशन या पार्टीशन किया जा सकता है। एक तो फिक्स पार्टीशनिंग मेथड है, दूसरा है डायनेमिक पार्टीशनिंग मेथड। फिक्स पार्टीशनिंग मेथड में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो जैसे लोड हो गया आपका, ठीक है ना। अब वो कहाँ लोड होगा अभी अपन आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड हो गया एक पार्ट के अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब जो बाकी बची हुई जो मेमोरी है, उस मेमोरी का एक तरीका तो क्या है कि हम फिक्स साइज के उसमें पार्टीशंस क्रिएट कर दें और उस फिक्स पार्टीशन साइज के जो पार्टीशंस हैं उसको हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ में लें। हर पार्टीशन के अंदर एक प्रोसेस को हम रेजिडेंट करें। तो इसके कुछ कहते हैं नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। तो वन मेथड टू एलोकेट द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टू डिवाइड ऑल अवेलेबल मेमोरी इनटू इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन। सबको इक्वल साइज के पार्टीशन में हम क्रिएट कर दें एंड टू असाइन ईच प्रोसेस टू देयर ओन पार्टीशन, और हर प्रोसेस को एक एक पार्टीशन एलोकेट कर दिया जाए। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं कि इट रेस्ट्रिक्ट बोथ द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोसेस। एक तो क्या है कि जितने पार्टीशन आपने क्रिएट कर दिए, मान लीजिए 10 पार्टीशन क्रिएट हो गए, तो 10 से ज़्यादा प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन नहीं कर सकते। तो एक तो लिमिटेशंस आपने उस पर कर दी कि कितने प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसको आपने फिक्स कर दिया। एंड दूसरा क्या है कि द मैक्सिमम साइज ऑफ ईच प्रोसेस इज़ नो लॉन्गर यूज्ड। कि मान लीजिए जो साइज़ का आपने पार्टीशन क्रिएट कर दिया उससे बड़े साइज़ के यदि कोई भी प्रोसेस क्रिएट हो गया तो वो प्रोसेस कभी भी इस सिस्टम में रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा पार्टीशन नहीं होगा जो कि उस पूरे प्रोसेस को अकोमोडेट कर ले, और ऐसी स्थिति में वो प्रोसेस कभी भी रन नहीं कर पाएगा। तो ये दो मेजर डीमेरिट्स हैं फिक्स पार्टीशनिंग के। हालांकि इम्प्लीमेंट करने में सबसे ईजी तरीका है, इसलिए इन डीमेरिट्स की वजह से इस पार्टीशनिंग मेथड को बहुत ज़्यादा, फिक्स पार्टीशनिंग मेथड को ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता। तो दूसरा मेथड क्या है, डायनेमिक पार्टीशनिंग मेथड। अब डायनेमिक पार्टीशनिंग मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो टोटल मेमोरी है आपके पास में, जो हम प्राइमरी मेमोरी से कहते हैं, उसमें एक पार्ट में तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। जो कब लोड हो गया, एट द टाइम ऑफ बूटिंग। कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ उसी समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोसेस एंड प्रोग्राम्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वो मेमोरी के अंदर लोड हो गए। अब उसके बाद में क्या हुआ, जो बाकी बची हुई जितनी भी फ्री मेमोरी है, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मेमोरी का ब्लॉक्स, होल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या करे कि जब कोई भी नया प्रोसेस आए तो वो देखे कि उस मेमोरी के अंदर कितने होल्स हैं या क्या होल का साइज़ है, और उसमें से जो भी होल का साइज़ हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो होल हम क्या करें, उस होल के अंदर से हम मेमोरी एलोकेट कर दें प्रोसेस के लिए, ठीक है। किस मैनर में होगी, ये कंटिन्यूअस मैनर में होगी। तो डायनेमिकली होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में प्रोसेस के लिए प्रोसेस का साइज़ लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जितने भी साइज़ का प्रोसेस यदि आता है और यदि वो प्रोसेस का साइज़ हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जितनी भी मेमोरी अवेलेबल है वो पूरे उतने बड़े साइज़ का भी एक सिंगल प्रोसेस यदि आ जाएगा तो हम अकोमोडेट कर लेंगे, और उससे छोटे साइज़ का यदि कोई प्रोसेस आएगा तो जो हमारे पास में टोटल जो हमारे पास में मेमोरी है उसमें से उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक ब्लॉक कट जाएगा
उसमें प्रोसेस कहते हैं रन करने लग जाएगा, और जो रिमेनिंग जो मेमोरी है वो दूसरे प्रोसेस के लिए यूज़ में आ जाएगी। तो ये जो डायनेमिक पार्टीशनिंग मेथड है ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और इससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोरी का मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो जब हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अब, तो हम क्या डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब हम मेमोरी की बात करेंगे, एलोकेशन या मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? डायनेमिक पार्टीशनिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। द मेमोरी मैनेजमेंट इज डन बाय लोडिंग ईच प्रोसेस इनटू द कंटीन्यूअस स्पेस। The operating system is allocated in space first, usually either at the lower or the higher memory location. कहाँ होता है? एक कॉर्नर पे होता है, या तो लोअर जो टोटल मेमोरी आपके पास में अवेलेबल है प्राइमरी उसका, या तो लोअर पार्ट या उसका जो हाईएस्ट पार्ट है अपर पार्ट है, उनमें से किसी एक जगह पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देते हैं कंटिन्यूअस मैनर के अंदर। देन द रिमेनिंग अवेलेबल मेमोरी इज एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस एज नीडेड, और जो बाकी की जो बची हुई मेमोरी है वो जो डिफरेंट प्रोसेस आएंगे उसके बाद में उनमें एलोकेट कर दी जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट। द ओएस इज यूजुअली लोडेड लो बिकॉज दैट इज वेयर द इंटरप्ट वेक्टर आर लोकेटेड। तो ओएस जनरली मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ओएस कहाँ होता है? वहाँ पर लोअर मेमोरी लोकेशंस के अंदर वो लोड किया जाता है। क्यों? उसके पीछे एक जो कारण है कि जितने जो इंटरप्ट्स हैं सिस्टम से जो जनरेट होने वाले इंटरप्ट वेक्टर्स हैं वो लोअर मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वो उनको इंडिकेट करते हैं या वहाँ पर वो लोकेट करने का काम करते हैं। दस मेन मेमोरी हैज यूजुअली टू पार्टीशन। एक तो लोअर मेमोरी पार्टीशन जिसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड करता है इन द मेमोरी, और हायर मेमोरी जिसमें कि यूजर प्रोसेस आर हेल्ड इन द हायर मेमोरी, जो यूजर की जो प्रोसेसेस हैं वो हायर मेमोरी में आते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में ये पूरा मेमोरी स्पेस है, तो जो लोअर स्पेस है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, और जो अपर स्पेस है वो प्रोसेसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए यूज में लिया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन मैकेनिज्म। कौन सा? सिंगल पार्टीशन एलोकेशन और मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन। तो सिंगल पार्टीशन एलोकेशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एलोकेशन रिलोकेशन रजिस्टर स्कीम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोड्स एंड डाटा। सिंगल पार्टीशन में क्या होता है कि सारे के सारा जो पूरा प्रोसेस है एक ही पार्टीशन के अंदर वो जब लोड होता है तो उसमें हम किसको यूज में लेते हैं? रिलोकेशन रजिस्टर को यूज में लेते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। रिलोकेशन रजिस्टर को हम यूज में लेते हैं और उसके द्वारा हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड और डाटा को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं अदर प्रोसेसेस से। The relocation register contains the value of smallest physical address where the limit register contains the range of the logical address। तो दो रजिस्टर हमारे पास में हमने बात करी क्या? एक तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलोकेशन रजिस्टर की, दूसरी बात करते हैं हम यहाँ लिमिटिंग रजिस्टर की। तो ये जो दोनों हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। रिलोकेशन रजिस्टर तो मेमोरी के अंदर हमारे का जो फिजिकल एड्रेस है उसकी वैल्यू को वो कहते हैं कंटेन करता है, ठीक है। जबकि जो लिमिटिंग रजिस्टर है वो उस प्रोसेस की जो मैक्सिमम रेंज क्या है वो उसको कहते हैं, वो लॉजिकल एड्रेस क्या है उसको वो मेंटेन करता है। एंड ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट ऑफ द रजिस्टर। तो जो भी कोई लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगी वो सीपीयू के जनरेट जो रजिस्टर है वो लॉजिकल लिमिट रजिस्टर है उससे कम होना चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस की मैक्सिमम लिमिट पता है। जैसे अब ये प्रोसेस कितने का, सपोज 50 KB का है, तो वो मेमोरी में फिजिकली चाहे कहीं भी लोड हो, जिस जगह से भी स्टार्ट होगा उससे मैक्सिमम 50 KB का कंटिन्यूस वो ब्लॉक लेगा, ठीक है। तो यदि हमारे पास में सीपीयू ने कोई उस प्रोसेस के लिए एक एड्रेस जनरेट किया, उस 50 KB से बाहर का स्पेस है, सपोज 52 KB का है, तो 52 KB तो इसमें कहीं होगा नहीं, उस ब्लॉक के अंदर कहीं भी आएगा नहीं। इसका मतलब वो हमेशा उसके अंदर ही वैल्यू वहाँ पर रहनी जरूरी है। दूसरी तरफ क्या है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अभी। मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन का दूसरा है, इन दिस टाइप ऑफ एलोकेशन मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ फिक्स साइज ऑफ पार्टीशन वेयर ईच पार्टीशन शुड कंटेन ओनली वन प्रोसेस। तो दूसरा क्या है कि जो मेन मेमोरी है उसमें मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट किए जाते हैं, फिक्स साइज के पार्टीशन क्रिएट किए जाते हैं और उसके अंदर एक ही क्या कहते हैं प्रोसेस एक में ही रहेगा। व्हेन पार्टीशन इज फ्री द प्रोसेस सेलेक्टेड फ्रॉम द इनपुट क्यू एंड लोडेड इनटू द फ्री पार्टीशन। और जब कोई पार्टीशन फ्री हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस सेलेक्ट होता है उस क्यू के अंदर से जो रेडी क्यू में हमारे पास में अवेलेबल है और वो लोड कर दिया जाता है और पार्टीशन को उसको यूज मिलता है, फ्री पार्टीशन उसमें यूज में लेता है। व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट द पार्टीशन बिकम अवेलेबल टू अनदर। और जब वो पार्टीशन टर्मिनेट होता है तो वो दोबारा से क्या होता है वो दूसरे प्रोसेस के लिए वो यूज में आता है। ये लगभग आप ऐसे समझ लीजिए ये फिक्स पार्टीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिक्स पार्टीशन स्कीम इज बेसिकली मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन, और जिस हम डायनेमिक पार्टीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्या है बेसिकली सिंगल पार्टीशन एलोकेशन से रिलेटेड है। अब वी कैन सॉल्व द इशू ऑफ मेमोरी मैपिंग एंड प्रोटेक्शन बाय यूजिंग द रिलोकेशन रजिस्टर टुगेदर विद द
लिमिट रजिस्टर। अब यहाँ पर एक इशू जनरेट हो गया, बहुत मेजर इशू, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर प्रोसेस से कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और यूजर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस के अलग अपने डाटा होंगे, अलग अपने रजिस्टर्स होंगे, अलग उनकी वैल्यूज़ होंगी, वेरिएबल्स होंगे, तो उनको एक दूसरे से कैसे प्रोटेक्ट करा जाए ताकि वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो और एक दूसरे को करप्ट नहीं करें। तो इसके लिए क्या यूज़ में लेते हैं, जो बताया कि रीलोकेशन रजिस्टर एंड लिमिटिंग रजिस्टर, इस दोनों को यूज़ में लेते हैं। अब आप थोड़ा इस डायग्राम से समझिए, देखिए कि यहाँ CPU है, CPU क्या करता है, कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस हमेशा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है, CPU जनरेट करता है। तो CPU ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, किसके लिए, कोई सपोज एक X प्रोसेस है, उसके लिए उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि जो लॉजिकल एड्रेस CPU ने जनरेट किया है, क्या ये उस प्रोसेस के लिमिट रजिस्टर में जो वैल्यू है उससे कम है। मतलब उसमें लिमिट रजिस्टर में कौन सी वैल्यू रहने वाली है उस प्रोसेस की मैक्सिमम लिमिट, जो मैंने एग्जांपल से आपको बताया 50 के बीच वाला जो एग्जांपल बताया, तो उसमें जो मैक्सिमम लिमिट क्या है उस प्रोसेस की, वो प्रोसेस की वैल्यू यहाँ के मैक्सिमम लिमिट को यहाँ स्टोर कर रखा है हमने। ठीक है, तो ये चेक होगा कि जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है यहाँ, या यदि ये येस है, इसका मतलब क्या है कि वो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट हुआ है उस प्रोसेस द्वारा, वो उस प्रोसेस से ही रिलेटेड कोई एड्रेस है। अगर ये येस होता है तो हम कहते हैं कि आगे बढ़िए, और ये सपोज अगर ये गलत है तो हम कहते हैं कि नो, कोई एड्रेसिंग एरर है, गलत तरीके से एड्रेसिंग की गई है यहाँ पर, तो हम नो करके यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। अगर ये ट्रू होती है कंडीशन, आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, रिलोकेशन रजिस्टर देखते हैं। रिलोकेशन रजिस्टर क्या है, बेसिकली बेस रजिस्टर की वैल्यू है, उस प्रोसेस के मेन मेमोरी में उसके जो बेस रजिस्टर है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो रिलोकेशन रजिस्टर यहाँ पर उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो लिमिटिंग रजिस्टर और लॉजिकल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस और रिलोकेशन रजिस्टर जो है, ये इनकी वैल्यू दोनों की ऐड हो गई। और ये इसने क्या जनरेट किया, इसने हमारे लिए फिजिकल एड्रेस जनरेट किया। फिजिकल एड्रेस क्या है, बेसिकली मेन मेमोरी का एड्रेस है। तो जो हमने पहले जिस तरीके से मेमोरी एलोकेशन वाली बात पढ़ी थी, सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की है, लेकिन अब क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने लिमिटिंग रजिस्टर का जो कंसेप्ट है उसको हमने ऐड कर दिया है। तो क्या होना चाहिए, लॉजिकल एड्रेस है, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग रजिस्टर, उस प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्या है, जो फिजिकल एड्रेस उसमें कोई भी जनरेट होगा वो रिलोकेशन रजिस्टर प्लस लॉजिकल एड्रेस जो है उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, द रिलोकेशन रजिस्टर कंटेन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस एंड द लिमिट रजिस्टर कंटेन द रेंज या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लॉजिकल एड्रेस को वो कंटेन करने का काम करता है। विद रिलोकेशन एंड लिमिटिंग रजिस्टर, each logical address must be less than the limit register, and MMU maps the logical memory management unit maps the logical address dynamically by adding the value of the relocating register, जैसा हमने previous case में देखा था। This mapped address is sent to the memory, ये कहाँ जा रहा है साहब, ये देखिए, ये mapped address है वो मेमोरी को भेज दिया गया, and to the memory, because every address generated by the CPU is checked against these registers. We can protect both the operating system and other user programs and data from being modified by the running process. This allows program to be relocated to a different memory starting address as needed, and allow the memory space devoted to OS to grow or shrink डायनेमिकली द नीड चेंजेस। तो ये क्या करता है, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पास में जो नीड है, हम फिक्स पार्टीशन की जगह पर जो डायनेमिक पार्टीशन वाला सिस्टम जिसको हमने पढ़ा है, तो उसकी हमारे को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। और जितना प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए अगर प्रोसेस छोटे साइज़ का है तो उसकी लिमिट रजिस्टर की वैल्यू कम रहेगी, यदि प्रोसेस वो बड़े साइज़ का है तो उसकी लिमिट रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो ये हम इससे प्रोसेस के साइज़ को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से कि भाई प्रोसेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो हमारे को फिक्स साइज़ के पार्टीशन रखने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ वन थिंग, यहाँ इंप्लीमेंट होगा तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी। दूसरी चीज़ है, हम यहाँ पर रिलोकेशन रजिस्टर यूज़ में ले रहे हैं, तो रिलोकेशन रजिस्टर में हमेशा ये लॉजिकल एड्रेस ऐड होगा जब जाके फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो मान लीजिए अब यहाँ देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास टोटल मेमोरी, अब ये नीचे वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, सपोज इस वाले पोर्शन के अंदर तो हम बात करते हैं कि नीचे वाले पोर्शन में तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारे पास में बची मेमोरी कौन सी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेमोरी बची हुई है। ठीक है, तो ये फ्री होल ऑफ द मेमोरी है। अब सपोज हमारे पास में कोई एक पहला प्रोसेस आया, तो इसके जो जस्ट ओएस जहाँ से ख़त्म हो रहा है उसके जस्ट बाद से सपोज उस प्रोसेस को जगह अलॉट कर दी गई या उसको एलोकेट हुई, तो जो बेस एड्रेस क्या हो जाएगा उसका, रिलोकेशन रजिस्टर के जो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर जो एड्रेस होगा मेमोरी का वो उसका रिलोकेशन एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी। उसकी लॉजिक लिमिटिंग रजिस्टर कैसा होगा, उस प्रोसेस का जो साइज़ है
उस प्रोसेस का जो साइज़ है ये डायनेमिकली वेरी कर सकता है, तो इसलिए प्रोसेस के साइज़ की कोई, होल के साइज़ की कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है। तो जो भी उसकी साइज़ होगी उतना पूरा जो प्रोसेस का ब्लॉक, मेमोरी का ब्लॉक है, वो ब्लॉक उस प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जब अगला प्रोसेस आएगा तो अगले प्रोसेस के लिए जो बेस वैल्यू है वो यहाँ कहीं हो जाएगी, और उसके बाद में उसका जो साइज़ होगा लिमिटिंग रजिस्टर का, उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो एवरी टाइम ये जो होल्स हैं मेमोरी के, अनयूज मेमोरी के जो होल्स हैं, उनमें से कुछ मेमोरी जो कि बेस्ट सुटेबल होगी हमारे प्रोसेस के लिए, वो उसको अलोकेट कर दी जाएगी, और इस तरीके से डिफरेंट साइज के प्रोसेस डिफरेंट जगह पर यहाँ पर अलोकेशन के लिए यूज में ले लिए जाएंगे। ठीक है, तब फिक्स पार्टीशन और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब इसमें क्या है, द अर्लीस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट, अब हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द अर्लीस्ट एंड द वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक विच कैन बी यूज टू लोड मोर देन वन प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी इज फिक्स पार्टीशनिंग और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जिसको कि हम प्रोसेस को लोड के लिए काम ले सकते हैं। इन दिस टेक्निक द मेन मेमोरी डिवाइडेड इनटू द फिक्स पार्टीशन और इक्वल साइज ऑफ इक्वल और डिफरेंट साइज, तो पार्टीशन में डिफरेंट और इक्वल साइज में डिवाइड कर सकते हैं। इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ईच प्रोसेस इज कंटेन्ड इन अ सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी। तो जितना भी पूरा जो प्रोसेस है वो सिंगल, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पूरा के पूरा प्रोसेस है वो सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी के अंदर वो लोड किया जाएगा या यूज में लिया जाएगा। The operating system always reside in the first partition while the other partition can be used to store the other process. The memory is assigned to the process in continuous way from any of the suitable fixed partition. जो भी कोई suitable partition होगा उनमें से fixed way में मेमोरी का लोकेट किया जाएगा। अब देखिए, आप एग्जांपल देखिए, ये सपोज हमारे पास में मेन मेमोरी है, ठीक है ना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया, इस वाले केस में हमने अपर पोर्शन में कर रखा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लोड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो रिमेनिंग मेमोरी है इसके हमने 4 पार्टीशन क्रिएट कर दिए, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4। फिक्स साइज के पार्टीशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो फिक्स साइज के हमने पार्टीशन क्रिएट कर दिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हमने पार्टीशन क्रिएट कर दिए। अब सपोज हमारे पास में 4 प्रोसेस हैं जो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, तो प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4। आप ये भी देखिए कि जो पार्टीशन फिक्स साइज के जो पार्टीशन यहाँ क्रिएट किए गए तो उसमें ईच पार्टीशन का साइज कितना है, यहाँ पर ईच पार्टीशन साइज है 4 MB। यहाँ टोटली 4 MB का है पार्टीशन P1, पार्टीशन P2 भी 4 MB का है, पार्टीशन P3 भी 4 MB का है, पार्टीशन 4 भी, ये भी 4 MB का है। तो चारों जो पार्टीशन है 4 MB के 4 पार्टीशन क्रिएट कर दिए। हमारे पास में 3-4 प्रोसेस आ गए। ठीक है, हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, 3-3 MB की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्योंकि एक प्रोसेस को एक ही पार्टीशन के अंदर रेजिडेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो 4 MB के पार्टीशन में 3 MB का प्रोसेस रेजिडेंट हो गया, मतलब 1 MB उस पार्टीशन की किसी भी यूज में नहीं आई, यहाँ पर कोई भी यूज नहीं आई, वेकेंट पड़ी रही। और हम इसको किसी दूसरे प्रोसेस को इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस पार्टीशन में एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेस नहीं रह सकते हैं। सिमिलरली इट हैपन्स विद द प्रोसेस P2 ऑल्सो। ये देखिए 3 MB में प्रोसेस P2 रेजाइड हो गया और जो रिमेनिंग 1 MB है ये भी स्पेस खाली पड़ी रह गई, है ना, और कोई दूसरा प्रोसेस यूज नहीं ले सकता। ऐसे ही प्रोसेस P3 आया तो 3 MB की स्पेस यहाँ उसके यूज में आ गई, 1 MB यहाँ खाली रह गई। ऐसे प्रोसेस P4 आया तो उसके लिए भी 3 MB चली गई और 1 MB खाली भी रह गई। तो इस तरीके से 1 MB यहाँ, 1 MB यहाँ, 1 MB यहाँ, 1 MB यहाँ, तो टोटल 4 MB का जो स्पेस है वो अनयूटिलाइज रह गया हमारे सिस्टम पे। आज जितनी मेमोरी अवेलेबल थी उसके अंदर अनयूज रह गया। ठीक है, तो ये 4 MB का स्पेस हमारे पास में अनयूज रह गया। ठीक है, इस अनयूज स्पेस को, क्योंकि प्रोसेस का जो ये फ्रेगमेंट, इसका जो आपका पार्टीशन है उसके पार्टीशन का अंदर का मेमोरी पार्ट वो अनयूज रह गया, तो हम इस तरह का जो मेमोरी वेस्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े होना, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हम इस तरह की मेमोरी की वेस्टेज को हम बोलते हैं। फिक्स साइज के पार्टीशन के अंदर जो मेमोरी का पार्ट अनयूज रह जाता है वो क्या है, बेसिकली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास में 4 MB आ गई। अब इस समय स्थिति क्या है कि सपोज एक कोई और प्रोसेस आ गया, P5 नंबर का कोई प्रोसेस आ गया, इसका रिक्वायरमेंट कितना है, 4 MB है। तो क्योंकि एक प्रोसेस पूरे फिक्स साइज के पार्टीशन में रहेगा, ठीक है, अब इनमें से कोई भी पार्टीशन खाली नहीं है तो या तो इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वास्तविकता क्या है कि यहाँ पर 4 MB की टोटल स्पेस खाली तो है लेकिन वो इसके द्वारा यूज में नहीं ली जा सकती क्योंकि वो सिंगल साइज का कंटिन्यूस स्पेस नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह की जो वेस्टेज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। वो किस में होती है, फिक्स साइज के पार्टीशनिंग के केस में होती है जब हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो इन फिक्स पार्टीशनिंग द पार्टीशन कैन नॉट बी ओवरलैप, पार्टीशंस ओवरलैप नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर, दैट इज वन थिंग। और द प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन द पार्टीशन फॉर द एग्जीक्यूशन, और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली एक पार्टीशन में प्रेजेंट रहना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब जो डिफरेंट टाइप के जो एलोकेशंस हैं उसके लिए जो मेथड यूज में लिया जाता है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के लिए, उसमें कुछ स्ट्रेटजीज प्लान की गई हैं कि कैसे प्रोसेस कौन सा पार्टीशन चूज किया जाएगा। तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्लान की गई हैं उनको, ताकि हम बेस्ट तरीके से एलोकेशन कर सकें प्रोसेसेस के बीच में मेमोरी का। उसमें तीन जो मोस्ट कॉमनली यूज में आती हैं वो है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। इन फर्स्ट फिट it searched the list of holes until it found that is big enough to satisfy the request। ये किस केस के अंदर आ रहा है, ये अब डायनेमिक एलोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है इन कंटिन्यूस मैनर, ठीक है। फिक्स मैनर की तो हमने बात कर ली, अब कंटिन्यूस मैनर में जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर ये तो फिक्स पार्टीशन की हमने बात कर ली पूरे कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में। अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करें तो डायनेमिक जब हम एलोकेट करेंगे तो क्या होगा, हमने बात की होल्स के बारे में बात की थी कि जो होल है उस होल्स में से जो बेस्ट फिट पॉसिबल होल होगा उसके अंदर हम मेमोरी का एलोकेशन करेंगे। तो इसमें कुछ स्ट्रेटजीज हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। पहली स्ट्रेटजी फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट की जब हम बात करते हैं तो इट सर्च द लिस्ट ऑफ होल्स until one is found that is big enough to satisfy the request. This assign the portion of that hole to the process। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मेमोरी की अवेलेबल जो होल्स की जो लिस्ट है वो लिस्ट मेंटेन की जाती है, और उसमें से जो पहला होल जो कि हमारे प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या बेसिकली प्रोसेस का साइज, उसको पूरा कर देता है, वो पर्टिकुलर जो होल है वो एलोकेट कर दिया जाता है उस प्रोसेस के अंदर, और प्रोसेस उसके अंदर एलोकेट कर दिया जाता है। Whatever fraction of the whole cannot needed by the request is left on the free list as the स्मॉल होल। और जो बड़ी साइज का जो होल था उसमें से यदि जो रिक्वायरमेंट जितनी प्रोसेस की होती है उतना होल तो उसको मिल जाता है पूरा पूरा, और जो बाकी का बचा हुआ जो साइज है मेमोरी का, वो मेमोरी का साइज क्या होता है, वो खाली छोड़ दिया जाता है एज स्मॉलर होल के रूप में, वो खाली छोड़ दिया जाता है। मतलब जो बड़े साइज का होल था वो डिवाइड हो गया दो पार्ट से, अब फिक्स नहीं है पार्टीशन, अब पार्टीशन डिवाइड हो गया। एक पार्टीशन में तो जो प्रोसेस है वो रिजाइड हो गया, और जो रिमेनिंग छोटा पार्टीशन है वो हमारे पास में होल के रूप में खाली रह गया। द सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मेक स्टार्ट लुकिंग आइदर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट और फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट स्टार्ट सर्च एंडेड। जब दूसरे नए प्रोसेस आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट है या तो दोबारा से पहले प्रोसेस से होल से सर्च करना शुरू कर सकते हैं अपन, या नेक्स्ट क्या है कि जहां पर अभी आपने एंड किया था जिसमें लास्ट प्रोसेस को जहां से एलोकेट किया तो उसके आगे के जो होल्स हैं उसको आप सर्च करना शुरू कर दें। द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द लिंक लिस्ट, इसको लिंक लिस्ट से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। स्कैन द लिंक लिस्ट एंड वेन एवर इट फाइंड द फर्स्ट बिग एनफ होल टू स्टोर द प्रोसेस इट स्टॉप स्कैनिंग एंड लोड द प्रोसेस इनटू द होल, इनटू दैट होल। तो वो स्टॉप कर देती है और उसमें होल में लोड कर देती है। दिस प्रोसीजर दिस प्रोड्यूस टू पार्टीशन। तो इससे क्या होता है, दो पार्टीशन प्रोड्यूस जाते हैं, एक पार्टीशन तो वो जिसमें कि प्रोसेस रह गया, और एक जो छोटा पार्टीशन वो जिसके कि जो कि होल के रूप में बचा रह गया। आउट ऑफ देम वन पार्टीशन विल बी होल व्हाइल द अदर पार्टीशन विल स्टोर द प्रोसेस। ठीक है। द फर्स्ट बिट एल्गोरिथम मेंटेन द लिंक लिस्ट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स पहला दूसरा तीसरा पार्टीशन ऐसे करते हैं इंडेक्स के रूप में, वो सारी को लिंक लिस्ट को वो मेंटेन करती है। दिस इज द सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल द एल्गोरिथम एंड प्रोड्यूस बिगर होल्स एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिथम। और ये क्या है, ये सिंपलेस्ट है लेकिन ये क्या करता है, बिगर होल्स को क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू दूसरे एल्गोरिथम से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो नीचे वाले पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ये पूरा का पूरा एक सिंगल होल रहेगा। पहला प्रोसेस आया तो उसमें से जितना उस प्रोसेस को चाहिए उतना प्रोसेस के लिए कट जाएगी मेमोरी, और वो कहते हैं प्रोसेस को अनलॉक हो जाएगी। दूसरा जो है एक नया होल क्रिएट, छोटे साइज का होल क्रिएट हो गया। फिर दूसरा प्रोसेस आया उसने भी ऐसा ही किया, तो फिर उसके बाद में फिर ये जो पोर्शन था वो कट गया,
और होल फिर छोटा रह गया। अब पहला वाला प्रोसेस था जब वो छोड़ के गया तो ये होल एज इट इज यहाँ नीचे बच जाएगा, तो वो पोर्शन का होल जो है बच जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस तरीके से जो छोटे छोटे होल क्रिएट्स होंगे सिस्टम के अंदर, इसमें भी ड्रॉबैक है। क्या है कि जो छोटे छोटे ऐसे जो होल्स क्रिएट होंगे वो किसी भी प्रोसेस को अपने आप में एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसा करने की वजह से वो होल क्या है, अनयूटिलाइज रह जाएंगे, एंड इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी विच इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आपने प्रीवियसली किसको पढ़ा था, यहाँ पर आपने बात की थी यहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, जबकि जो अनयूज रह जाएंगे छोटे छोटे होल्स वो क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। वहां तो क्या है, उस पार्टीशन के अंदर का पोर्शन खाली रह गया जो यूज में नहीं आ सकता, वो तो क्या कहलाएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और जो होल खाली रह जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएंगे। तो फर्स्ट फिट में ऐसा होता है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, बेस्ट फिट। The best fit algorithm tries to find out the smallest hole possible in the list that can accommodate the size requirement of the process। तो हम इसमें क्या है कि शुरू से स्टार्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम जो होल्स हैं उसके साइज को कंपेयर करना शुरू करते हैं और सारे को सबसे पहले कंपेयर कर देते हैं। सारे होल्स को हम कंपेयर करते हैं हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट से, और जिसके अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू होती है, मतलब होल के साइज की नियरेस्ट वैल्यू, नेचुरली इससे ज़्यादा तो बड़ा होना ही चाहिए होल, या इक्वल होना चाहिए, उसके अंदर हम उस प्रोसेस को अकोमोडेट करते हैं। तो द अलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज द बिग एनफ टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। तो जो छोटा से छोटा होल जो कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है वो उसको अलोकेट किया जाता है। दिस सेव द लार्ज होल्स एंड अदर प्रोसेस रिक्वेस्ट that may need them later। तो वो बड़े साइज के जो होल्स थे, जो प्रीवियस वाले केस में तो क्या बड़े साइज में से भी कट कर रहा था वो, इसमें क्या है कि ये सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट होल होगा उसको अलोकेट करेगा प्रोसेस को, जो उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर देगा। तो इससे क्या है कि बड़े जो होल्स हैं वो अनचेंज रहते हैं, वो अनयूटिलाइज रहते हैं, और वो बड़े प्रोसेस को यूज रन करने के लिए यूज में लिया सकते हैं। बट द रिजल्टिंग अनयूज पार्टीशन ऑफ द होल में बी टू स्मॉल टू बी यूज्ड एंड विल बी देयरफॉर बी वेस्टेड। तो जो दूसरे जो पोर्शन होंगे जो छोटे वाले, जैसे छोटे छोटे बनेंगे जो बहुत छोटे होंगे वो बिल्कुल भी अनयूज रह जाएंगे। कीपिंग द फ्री लिस्ट स्टोर्ड कैन स्पीड अप द प्रोसेस इन द टू फाइंड द राइट होल। और यदि हम फ्री लिस्ट जो है इसको स्टोर करके रखें तो ये क्या है कि हमारे को थोड़ा सा राइट होल सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प कर देगा। यूजिंग द बेस्ट फिट एल्गोरिथम, इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। इट इज स्लोअर बिकॉज इट स्कैन द एंटायर लिस्ट एवरी टाइम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट होल विच कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। हर बार पूरी लिस्ट को स्कैन करेगा इसलिए टाइम लगेगा। ड्यू टू द फैक्ट दैट द डिफरेंस बिटवीन द होल साइज द प्रोसेस साइज इज very small, the whole produce will be as small as it cannot use to load any of the process, therefore the remain useless रह जाएंगे। तो ऐसे होल क्या रहेंगे जो यूजलेस रह जाएंगे। एंड डिपिक्ट ऑफ द फैक्ट दैट द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज बेस्ट फिट, इट इज नॉट द बेस्ट एल्गोरिथम। इसका नाम जरूर है लेकिन ये सबसे बेस्ट नहीं है। तीसरा हमारे पास में क्या है, वर्स्ट फिट। तो वर्स्ट फिट में क्या हम इसका उल्टा चलेंगे, कैसे चलेंगे कि इट अलोकेट द लार्जेस्ट होल अवेलेबल देयर बाई इंक्रीजिंग द likelihood that the remaining partition will be यूजेबल टू सेटिस्फाई द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हम इसमें क्या सोचते हैं कि जो सबसे बड़ा साइज का जो होल है सबसे पहले हम उसको एलोकेट करें और उसमें से मेमोरी हम डायनेमिकली एलोकेट कर दें प्रोसेस को, ताकि जो दूसरा वाला जो आएगा प्रोसेस वो उसमें से जो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसको वो यूज में ले लेगा। द वर्स्ट फिट एल्गोरिथम स्कैन द एंटायर लिस्ट एवरी टाइम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बिगेस्ट होल। उसमें हम स्मॉलेस्ट कर रहे थे, अब इसमें क्या कर रहे हैं, बिगेस्ट होल फाइंड आउट कर रहे हैं इन द लिस्ट which can fulfill the requirement of the process. The depict of the fact that this algorithm produce the largest hole to load the other process. This is not the better approach due to the fact that it is search the whole list every time, क्योंकि हर बार पूरी लिस्ट को सर्च करता है, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ, अगर हम इसको सिमुलेशन shows that the either first fit or best fit are better than the worst fit in the term of both time and storage allocation। सिमुलेशन करके जब देखा गया तो क्या पाया गया कि फर्स्ट फिट या बेस्ट फिट ज़्यादा बेटर एल्गोरिथम है। द फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट आर अबाउट इक्वल इन टर्म ऑफ स्टोरेज यूटिलाइजेशन एंड फर्स्ट फिट इज फास्टर। तो स्टोरेज यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों एक जैसे हैं, फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट, बट फर्स्ट फिट जो है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू द बेस्ट फिट एल्गोरिथम, क्योंकि ये पूरी लिस्ट को सर्च नहीं करता है हर बार। इन्हीं जो बेसिक एल्गोरिथम है इसके आधार पर कुछ और जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किए गए
जो है नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि जिस जगह पर आपने प्रीवियसली छोड़ा था उससे आगे वाले लिस्ट में आप सर्च करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल होगा, और जो पीछे, और ये अज्यूम किया जाएगा कि जो पीछे वाले जो होल बीच में छूट गए वो उनमें उसकी संभावना बहुत कम है कि आने वाले प्रोसेस के लिए वो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही क्विक फिट जो एल्गोरिथम है, इसमें क्या है, एल्गोरिथम सजेस्ट द मेंटेन द डिफरेंट लिस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज साइज। जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं उसके लिए डिफरेंट लिस्ट यूज की जाए, एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली सजेस्टेबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम इज द बेस्ट एल्गोरिथम अमंग ऑल। तो सबसे बेस्ट किसको माना? फर्स्ट फिट एल्गोरिथम को सबसे बेस्ट माना जितने भी एल्गोरिथम थे, बिकॉज इट टेक लेसर टाइम कंपेयर टू द अदर एल्गोरिथम। कम समय लगता है इसको। इट प्रोड्यूस बिगर होल्स दैट कैन बी यूज बाय टू लोड द अदर प्रोसेस लेटर ऑन एंड इजियर टू इम्प्लीमेंट। तो ये तीनों जो फैक्ट्स हैं, इन तीनों फैक्ट की वजह से बेस्ट एल्गोरिथम किसको माना? फर्स्ट फिट एल्गोरिथम को बेस्ट एल्गोरिथम यहाँ पर माना है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, जब हम डायनेमिकली कहते हैं मेमोरी का एलोकेशन कर रहे हैं इन कंटिन्यूअस फैशन। अब हमने फ्रेगमेंटेशन का पहले जिक्र कर दिया है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? द प्रोसेस are loaded in the memory and removed from the memory. The free memory space is broken into the little pieces. After some time, it happens that the process cannot be allocated to the memory blocks, considering their small size, and the memory blocks remain unused. ठीक है, तो ये इस तरीके से जो मेमोरी ब्लॉक्स अनयूज रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। है इस दो तरह की हो सकती है ये, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। द टोटल मेमोरी स्पेस इज एनफ टू सेटिस्फाई द रिक्वायर एज ए रिक्वेस्ट और टू reside the process in it, but it is not enough continuous, so it cannot be used. तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि टोटल मेमोरी तो हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो किसी एक प्रोसेस के द्वारा कंटिन्यूस मैनर में नहीं है कि उसको एक प्रोसेस यूज में ले सके। तो इस तरह का जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जबकि जो अपन फिक्स साइज के जब ब्लॉक्स असाइन करते हैं मेमोरी ब्लॉक्स असाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ पार्टीशन होते हैं उसमें जो फिक्स पार्टीशन है उसका कुछ पार्ट जो है, ब्लॉक का जो कुछ पार्ट है वो अनयूज्ड लेफ्ट हो जाता है और जो कोई दूसरा प्रोसेस यूज में नहीं ले सकता। तो इस तरह का जो वेस्टेज ऑफ द मेमोरी होता है इनसाइड द ब्लॉक, इट इज नोन एज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए, अब हम समझते हैं इसको फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। देखिए ये पूरा यहाँ पर ये कोई मेमोरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो यूजलाइज डिफरेंट प्रोसेस ने यूज़ कर रखे हैं वाइट में जो लग रहे हैं, जबकि ये फ्री मेमोरी ब्लॉक है, ये फ्री मेमोरी ब्लॉक है, ये फ्री मेमोरी ब्लॉक है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? बाई कॉम्पैक्शन टेक्निक से। इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, फ्रेगमेंटेशन को मीट आउट करने के लिए कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज में जाती है। किस में होगी ये? जहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा, फिक्स साइज के पार्टीशन में नहीं होगी। जहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा वहाँ पर ये क्या होगा? कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज में ली जाएगी। और उसमें क्या करेंगे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द कॉम्पैक्शन or shuffle the memory contents to place all the free memory together on one large block to make compaction feasible. Relocation should be डायनेमिक। तो डायनेमिकली रिलोकेट करके कि इस ब्लॉक को इधर आपने शिफ्ट कर दिया, इस ब्लॉक को इधर शिफ्ट कर दिया, रिलोकेशन कर रहे हैं आप इन ब्लॉक्स का, और जो ये जो ब्लॉक्स हैं इनका आप रिलोकेशन करके आगे ले जा रहे हैं। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूस जो अनयूटिलाइज मेमोरी है, होल्स हैं उसके, ये होल्स हैं, इनको आप कंटिन्यूस मेमोरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसका यूज कर सकते हो। द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस बाई एफिशिएंटली असाइनिंग द स्मॉलेस्ट पार्टीशन बट लार्ज एनफ टू फॉर द प्रोसेस। और जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को यदि डील करना है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में होता है भाई? फिक्स साइज के पार्टीशन में होता है। तो उसमें क्या है कि आप जब पार्टीशन अलोकेट करें तो स्मॉलेस्ट साइज का जो पार्टीशन है वो अलोकेट करें प्रोसेस को, ताकि जो मिनिमाइज ऑफ द मेमोरी, वेस्टेज ऑफ द मेमोरी है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको अलोकेट करते हैं। अब इसके कुछ जो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हैं उसके कुछ कॉन्स हैं। क्या है? एक तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। इफ द साइज ऑफ द प्रोसेस इज लेसर देन द टोटल साइज ऑफ द पार्टीशन, देन सम साइज ऑफ द पार्टीशन गेट्स वेस्टेड एंड रिमेन अनयूज्ड। ठीक है, दिस इज द वेस्टेज ऑफ द मेमोरी एंड कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जैसे आप अभी एग्जांपल के अपन ने जो पढ़ा है, आप देखिए वापस से यहाँ पर आ जाते हैं इस पर कि देखिए 4 MB का ब्लॉक था। इस 4 MB के ब्लॉक में 3 MB का जब एक प्रोसेस रिजाइड किया तो 1 MB का यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया।
सिमिलरली जब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, द टोटल अनयूज्ड स्पेस ऑफ द वेरियस पार्टीशन कैन नॉट बी यूज्ड टू लोड द प्रोसेस इवन दो देयर इज ए स्पेस अवेलेबल बट नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, ये कौन सा एग्जांपल है, ये देखिए ये रहा एग्जांपल, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कॉम्पैक्शन मेथड यूज में लिया जाता है। लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस, इफ द प्रोसेस साइज इज लार्जर देन द मैक्सिमम साइज पार्टीशन देन द प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड इनटू द मेमोरी। ये जो पार्टीशन मैक्सिमम साइज का अवेलेबल है, चाहे कंटिन्यूअस मेमोरी में फिक्स पार्टीशन में या डायनेमिक पार्टीशन के हिसाब से, जो मैक्सिमम साइज का जो अवेलेबल है और यदि उससे साइज ज़्यादा साइज का प्रोसेस आ जाता है तो वो कभी भी उसमें लोड नहीं किया जा सकता। देयरफॉर द लिमिटेशन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द प्रोसेस साइज that it cannot be larger than the size of the largest partition। इसमें एक और ड्रॉबैक क्या है कि जो लार्जेस्ट साइज का जो पार्टीशन है उससे ज़्यादा बड़े साइज का प्रोसेस इसमें अकोमोडेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंटिन्यूस मेमोरी में उसको मिलेगी नहीं मेमोरी। ठीक है, तीसरे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें क्या लेस है, क्योंकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ पार्टीशन पे डिपेंडेंट है। तो यदि फिक्स पार्टीशन मेथड आपने अप्लाई किया तो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है वो मैक्सिमम आपके लिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं कंटिन्यूस मैनर के अंदर तो उसमें क्या होगा कि जितना मेमोरी का साइज है उसमें से जितने मैक्सिमम प्रोसेस आप एलोकेट कर सकते हैं वो आपकी लिमिटेशन हो जाएगी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये जो चार मेजर हमारे पास में ड्रॉबैक्स हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का है, लिमिटेशन ऑफ साइज है, प्रोसेस के साइज का लिमिटेशन है, और मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री का जो लिमिटेशन है, इन चार लिमिटेशन की वजह से हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन को अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कंटिन्यूस की जगह पर हम नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन करते हैं और इसको हम यूजिंग पेजिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।